शौहर का सेठ मेरे शौहर के सामने ही करने की जिद कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि अकेले में मैं आपको ऐसा सुकून दूंगी जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। वो कहने लगा, मैंने अकेले में बहुत बार लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शौहर के सामने ही तुम्हारी साथ करना चाहता हूं। मैं काफी मना करती रही, लेकिन वो नहीं मना। उसने मेरे शौहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बिठा दिया। बैठ पर मैं और मेरा नाम शहनाज है। मेरी उम्र साल है। मैं लाहौन में रहती हूँ। मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे अब 2 बच्चे हैं। बड़ी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है और 4 साल का बेटा है। वो दोनों चाहते हैं। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मेरे मेये एक सेठ के पास मुलाजमत करते थे। मेरे मेये ने अपने सेठ साहब को कहा कि मैं घर का किराया नहीं भर सकता। इस सेठ का एक बंगला खाली पड़ा हुआ था जो अक्सर बंद रहता था। उसे कहने लगा कि मेरा घर वैसी खाली पड़ा हुआ है और बंद भी रहता है। तुम लोग रह जाओ, मैं अलटा तुम लोगों को महीने की तनख्वाह भी दूंगा। मेरे मियाँ शक्ल व सूरत में कोई इहास इतना अच्छा नहीं था। वह दुबला पतला था और रंग भी उसका था सांवला था। मेरी जिसामत बहुत खूबसूरत बनी थी। जो भी मर्द मुझे देखता तो मधुश हो जाता। वो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे मेये से शादी क्यों कर ले जो कि गरीब भी है और देखने में कोई अच्छा भी नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी वटे सट्टे के तख्त की थी। मेरे भाई के लिए उन्होंने रिश्ता लिया था और मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजूद भी अपने जोपन में आ रहा था। मेरे हसन में भी निखार आ रहा था। अब जाकर मैं 29 साल को पहुंच चुकी थी तो मुझे ये हसन की बारिश हो चुकी थी। एक दिन मेरे मियाँ के साथ उसका सेठ भी हमारे घर आ लिया। मेरे मियाँ ने उसको अपने घर की हालत दिखाने के लिए लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखता ही रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा न था क्यों मुझ पर इतना फदा हो जाएगा और इतना खर्चा करेगा। खैर, इस टाइम 2 मिनट मुझे देखता रहा और ये बात मेरे मियाँ को पता थी कि उसका मालिक मुझे किन नज़र से देख रहा है। उसके जाने के बाद मुझे मेरे मियाँ ने कहा कि लगता है मेरे सेठ को तुम पसंद आ गई हो। देखो शनाजी, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी संवारने का। वैसे वो तुम पर आशिक हो गया। तुम उसे फिसाओ, वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। मैंने अपने मियाँ को बुरा बाला कहा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेये को बोलते हो। लेकिन दिल में मैं उस काम पर राजी तो थी क्योंकि मैं गर्बत की जिंदगी जीजी के अब तांग आ गई थी और मैं भी सगुन चाहती थी। कोई सगुन बरी जिंदगी और खाने को भी तरसती रह गई। हालांकि हमारी जिंदगी में से कई दिन और कई ईदें आईं जब हमारे पास खाने को भी बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि मैं गरीब खानदान से आई थी। मेरी माँ ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी थी तो मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की थी कि तुम भी कभी अपने शौहर को छोड़कर मत जाना और न उसकी गर्बत को उसको ताना देना। लेकिन अब मैं उनकी गर्बत से तांग आ चुकी थी। दिन ऐसी गुजर रहे थे। हमें शेर साहब ने, जो उसका घर खाली पड़ा हुआ था, वो हमें रहने के लिए दे दिया। मेरा मियाँ सारा दिन उसके साथ होता और वो रात में आता था। एक दिन मेरा मियाँ घर आया तो उसके हाथ में एक स्क्रीन वाला मोबाइल था। मैंने जब मोबाइल देखा तो मैं समझी कि मेरा मियाँ अपने लिए लिया होगा, लेकिन मैं तो हैरान हो गई। वो मुझे कहने लगा,
शेर साहब ने दिया है, वो तुम्हें गफत दिया है। मैं तो दिल में बहुत खुश हूं। उसको बोलने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बेवी को गफत देता है और तुम लेके आ जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बीवी के लिए मुझे कहने लगा। यार उसमें क्या बात है? शेर साहब ने खुशी से गफत दी है। वो तो कह रहा था कि जल्दी वह हम लोग को दावत पर बुलाएगा। फिर मैं खामोश हो गई। इस मोबाइल में एक सम भी लगी हुई थी। अगली दिन मेरा शोर भी काम पर चला गया। अब मुझे पता था शेर साहब ने जब भी मोबाइल दिए तो मुझे फोन भी लाजिमी करेगा। अगली दिन दोपहर को देख नंबर, उसने मुझे अपना नाम बताया और मुझे कहा, आपको गफत पसंद आया? मैंने उसे कहा, साहब जी इतनी तकलीफ क्यों की, उसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा है और मैं उसे क्या करूंगी? फिर वह कहने लगा, शहनाज मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो हैरान हूं कि तुम मेरे मुलाजिम की बीवी हो। इतनी खूबसूरत मैं तो समझता था कि शायद कोई गांव वाली जैसी होगी, ऐसी साबली सी सौ की पतली, लेकिन तुम तो शहर की औरतों से भी ज्यादा हसैन और खूबसूरत हो, यकीन करो। शहनाज तुम तो मेरी बेवी से भी ज्यादा हसीन हो। साहब ने मेरी बहुत तारीफी की, जिससे सुनकर मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर वो कहने लगा, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे भले चजर राख की किसी भी वक्त फोन कर लेना। मुझे पता था मेरा सेद मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। शायद मेरे साथ अपनी दली ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। लेकिन मैं जिस तरह बता चुके कि मैं गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं भी उसकी जाल में फंस गई थी। एक दिन रात को शेर साहब का फोन आया। मुझे कहने लगा, हाँ अपनी बच्चों को मत लाना। जब शेर साहब ने बोला कि अपने बच्चों को मत लाना, मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। फिर वो कहने लगा, 2 घंटे की तो बात है, वापस घर पहुंच जाओगे। मैंने सोचा चलो ठीक है। शेर साहब ने हम पर इतनी एहसान की है, मेरे रहने के लिए घर दिया और मुझे कितना महंगा मोबाइल भी तो दिया, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने उसे कहा, मेरे शौहर को भी बता दीजिएगा, क्योंकि वही मुझे आपकी घर का मालूम नहीं है। मैंने कभी आपको देखा नहीं है। वो मुझे कहने लगा। मुझे पता तो था कि शेर साहब ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि हमारे नए नताल्लुकात हैं, वो इतना आगे थोड़ी जाएगा। रात को 10 बजे जब मेरा शोर आया, मुझे कहने लगा, श्रीनाथ शेर साहब का फोन आया। तीर था। मैंने उससे बताया, हाँ आया था। वो कहने लगा, हाँ शेर साहब हमें कल अपने फार्म हाउस पर दावत भी बुला रहा है। जब मेरे शोर ने फार्म हाउस का नाम लिया तो परेशान हो गए। मैंने कहा, फार्म हाउस पर क्यों, लोग तो घर पर दावत देते हैं। वो हमें फार्म हाउस पर बुला रहे तो कहने लगा, हाँ अजीब तो है। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाया। आखिर उसके इतने हसान हैं हम पर। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, चलो 2 घंटे की तो बात है, आगे से शेर साहब से मैं बात कर दूंगी। खैर रात ऐसी गुजर गई। अगली दिन मेरा शोर काम पर गया। मुझे कहा कि रात को 8 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। उससे पूछा कि मैं शेर साहब ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजे हैं, ये बहुत महंगे कपड़े हैं, तुम ये पहन के चलना। जब वो कपड़े मैंने देखे तो वाकई बहुत महंगे थे। एक एक जोड़ा मुझे 20 से 25,000 रुपए का लग रहा था। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने महंगे ड्रेस नहीं पहने थे। फिर मैंने कहा,
जब शेर साहब ने इतने महंगे कपड़े दी हैं तो कोई अच्छी सी सैंडल भी ले देता। खैर, आज मैं बहुत अच्छी से तैयार हुई थी और आज मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि हमारी गर्बत खत्म होने वाली थी और मैं अपने सीड़ की नीयत को जानती थी। तो मुझ पर कितना खर्चा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि मैं से शायद एक हद तक रूप लूंगी, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। राह को 8 बजे मेरे शो किसी की बाइक मान के लाए। हम दोनों मैं बेबी बाइक पर बैठ गए। ये एक वीरान सा कोई रास्ता था। आगे गए तो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे। एक घर के सामने मेरे मियाँ ने दरवाजा खोला तो हम अंदर चले गए और 3-4 कमरे भी नजर आ रहे थे। मेरी मियाँ ने उसके मुलाजिम से पूछा, इब्राहिम साहब अभी तक नहीं आए? तो मुलाजिम कहने लगा, नहीं, उन्होंने फोन किया था कि आज अच्छा सा खाना बना लेना, वो बस आने ही वाले हैं। चलें, आप लोग इंदर चाहते बैठें, हम चाहते इंदर बैठें। सोफे पर कालीन फर्नीचर सब कुछ बिछा हुआ था। बहुत लाइटिंग चल रही थी। ऐसा घर मेरे जिंदगी में पहली दफा देखा था। फटने में उसका मुलाजिम पानी लेके आया और हमारे सामने रख दिया। मैंने पानी पिया। मुझे किसी गाड़ी के रखने की आवाज आई। ऐसे लगा जैसे फार्म हाउस में कोई गाड़ी आ गई हो। मेरी मेये मुझे कहने लगा, सीर साहब आ गए हैं। वह कह के बाहर चला गया। फिर 5 बार मैंने देखा। इब्राहिम साहब मेरे मियाँ और उसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम साहब के हाथ एक आदत फूल था। उसने हाथ ही मुझे कहने लगा, शर्माओ नहीं, तुम्हारा मियाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खैर, मैंने फिर वो फूल ले लिया। फिर इतने में एक मुलाजिम आया, कहने लगा, साहब जी खाना तैयार है, क्या लगा दूं? इब्राहिम साहब एक हाल में चले गए जहां बहुत सारे सोफे पड़े थे। मैंने देखा तो वहां पहली बहुत सारा खाना सजा हुआ था। ऐसी भी चल रहा था। जैसी हाल में गई तो ये एक ठंडा हुआ खाना आ रही थी। खाना जब मैंने देखा, खाना खाना दूर के बाहर मैंने देखा, पहली दफा था। दुनिया की हर चीज थी। फिर शेर साहब मेरी कर्सी सेट करने लगे और मुझे कहा, शनाज, यहां बैठ जाओ, मुझे काफी शर्म आ रही थी। क्या कितने अरबपति इंसान मेरी अगर मियाँ देख देखी। काफी खुश हुआ। खैर, हमने वो खाना खाया जो कि वाकई बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर मेरी मैया की मबील में बेल होने लगी। वह हेलो करता करता चला गया। मैंने समझा शायद संगल की वजह से आवाज नहीं आ रही, लेकिन वह फिर इंदर ही नहीं आया। मैं 10 मिनट उसी टेबल पे बैठी रही। फिर मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि शनाज चलो, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूं। वो मुझे बेडरूम में ले गया। जब उस बेडरूम में गई तो उसके बेड पर फलक हर के फूल बचे हुए थे और उस कमरे में बहुत अच्छे खुशबू में करी थी। मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि बैठ जो बैठती। जब वो मेरे साथ बैठ गया, मुझे थोड़ा जेब लगा। फिर मैं लगी, मुझे हाथों से पकड़ लिया, कहने लगा, शनाज क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? बैठूं, मैंने उसे कहा। मेरे शोर अभी तक नहीं आया, वह कहाँ चला गया? मुझे कहने लगा, देखो शनाज, मैंने उसे बाहर भेज दिया, वो भी 1 घंटे तक वापस नहीं आने वाला। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं दिल में जानती थी कि सैयद साहब क्या बात करने वाले, लेकिन मैंने कहा, क्या बात करनी थी? वह कहने लगा, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मुझे तो रातों को नींद नहीं आती। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करती? जब उसने कि कहा, तो फिर मैंने कहा, इब्राहिम साहब कि आपने मुझे इसलिए उतना महंगा गफत दिया था।
और आपने रहने के लिए घर भी दिया था। आप हमारी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।